जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और इस परीक्षा को ध्यान में रखकर जीएस के लिए स्पेशल बैच आपका चल रहा है, स्पेशल प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आज आपका होगा 9 जनवरी और मॉडल पेपर आपका होगा सेकंड, है ना। इससे पहले एक मैंने आपको मॉडल पेपर यहाँ पे दे दिया है जीएस का, जो कि 7 तारीख को प्रकाशित हुआ था। और इसी का जो लिंक, यदि आप उसके नहीं देख पाए हैं तो इसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन दे दे रहा हूँ। निश्चित रूप से जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसको भी देखिए और साथ ही साथ उसको भी देखिएगा, और आगे आने वाले जितने भी सेट पेपर हैं इनको देखिएगा, इनका कलेक्शन तैयार करिएगा, नोट्स तैयार करिएगा। निश्चित रूप से जो है ये आपको फ़ायदा करने वाले हैं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस क्लास का। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, है ना। सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं ये आपसे पूछा गया है नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। ऑप्शन आपका दिया गया है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर केरल, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका वो होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश में जो है आपके सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अगर यहीं पे अगर प्रश्न अगर आपसे पूछ देता कि प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, सबसे अधिक परसेंटेज के हिसाब से कहाँ पर वन है, तब उत्तर आपका गलत हो जाता, और उस कंडीशन में आपका सही उत्तर आपका क्या हो जाता, वह मिजोरम हो जाता। तो दोनों में अंतर समझिएगा। ओवरऑल वन क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश आपका आगे हो जाएगा, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश को आप फॉरेस्ट स्टेट यानी वन राज्य भी कहते हैं। और अगर परसेंटेज की बात करता है तो उस कंडीशन में आपका मिजोरम आप यहाँ पे सही हो जाएगा। केरल की बात कर लीजिए। केरल जो है भारत का सबसे साक्षर जिला है, साक्षर राज्य कह लीजिएगा। और इसी राज्य में जो है साइलेंट वैली नामक एक स्थान पाया जाता है, जो कि अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश प्रदेश का या देश का सबसे पूर्वी जिला होगा, जिला नहीं सॉरी जिला सबसे पूर्वी राज्य है। और अरुणाचल प्रदेश में ही जो है आपका वलांगू या केविथु पड़ता है, जो कि ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपका है वलांगू या केविथु, या इसी को जो है 43 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट, है ना, पूर्वी देशांतर। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात कर लीजिएगा, हाँ, प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, यूरो दिया है, डॉलर दिया है, रियाल दिया है, पाउंड दिया है। फिनलैंड आपका यूरोपीय देश है और फिनलैंड की राजधानी जो है वह हेलसिंकी है ना। यूरोप के कुछ देशों ने एक सामूहिक रूप से एक मुद्रा को ही अपना लिया है, और उसी को आप क्या कहते हैं, यूरो के नाम से जानते हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए ना तो रियाल होगा और ना ही यहाँ पे डॉलर होगा। पाउंड ब्रिटेन में आपका अपनाया जाता है, और यहाँ पे अगर देखा जाए फिनलैंड के साथ की मुद्रा क्या है तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। डॉलर आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में। रियाल आपका सऊदी अरब के क्षेत्र में आपका है, और पाउंड आपका ब्रिटिश क्षेत्र में है। चलिए, प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 3 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है प्योंगयांग। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। नीचे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है देशों का। पूछा गया है कि प्योंगयांग का संबंध किस देश से है, फिनलैंड, फिजी, पूर्वी तिमोर या फिर उत्तर कोरिया। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिनलैंड की राजधानी मैंने आपको हेलसिंकी बता दिया है पहले ही, जो कि यूरोपीय कंट्री है। फिजी की राजधानी सुआ, आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। फिजी की राजधानी अगर पूछा जाए आप बताइएगा सुआ, ठीक है। और अगर पूर्वी तिमोर की राजधानी पूछा जाता है तो पूर्वी तिमोर की राजधानी जो है वह है दिल्ली। ये दोनों ही अजीबोगरीब नाम हैं, इसलिए जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, फिजी की राजधानी सुआ, और पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। यहाँ पे जो प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, एशियाई देश उत्तर कोरिया। और उत्तर कोरिया का ही जो सैनिक तानाशाह था किम जोंग, है ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या अगर 4 की बात कर लीजिए तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है।
4 क्षेत्र अमेरिका के दिए गए हैं। पूछा गया है कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्टेट नहीं है, एक राज्य नहीं है। जो ऑप्शन आपके पास यहाँ निकल के आ रहा है, अटलांटा दिया है, लुजियाना दिया है, मिनेसोटा दिया है और आपका फ्लोरिडा दिया है। यूएसए का कौन सा राज्य नहीं है? अटलांटा यहाँ पे जो है आपका उत्तर यहाँ राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। लुजियाना प्रांत है, मिनेसोटा प्रांत है और फ्लोरिडा प्लांट है, आपका जो है स्टेट है। लेकिन अगर अटलांटा की बात करिएगा तो अटलांटा जो है वहाँ की राजधानी है, राजधानी नगर है आपका, है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका राजधानी अटलांटा आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे हम देखें 5 दिया गया है। 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा के 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किया था। इसमें कितनी महिलाएं थीं? 284 मेंबर जो है हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं और इसमें कितनी महिलाएं थीं ये आपसे पूछा गया है। 30, 20, 15 या फिर 25। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, सबसे पहली चीज़ मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, इसी एक्सप्लेनेशन कर दें क्योंकि इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन से प्रश्न आपका आना है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। 284 मेंबर ने इस पे हस्ताक्षर किया था, उसमें कितने महिलाएं थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 15 महिलाएं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, संविधान सभा की बात कर लीजिए। 24 जनवरी सन 1950 को इसकी अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की और इसमें ये 284 मेंबर जो है क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। पहली चीज़ हो गई। अगर पूछा जाए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो आप बताइएगा 9 दिसंबर सन 1946, है ना। 1946 को 9 दिसंबर को आपकी पहली बैठक होती है और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर सन 1946 को जो है दूसरी बैठक का आयोजन होता है और इसी बैठक में संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों ही प्रश्न बहुतायत में आपसे पूछे जाते हैं। अगर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछे जाते हैं तब तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपका हो जाएगा। अंतिम बैठक 24 जनवरी को आपकी होती है और 26 जनवरी को जो है यह संविधान पूर्ण रूप से आत्मार्पित किया जाता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद प्रश्न संख्या अगर 6 की बात करिएगा, देखिए दिया है वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को आप किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन दिया गया है रामकृष्ण प्रदेश, बी दिया है उत्तरा, सी दिया है उत्तर प्रांत और डी दिया है यूनाइटेड प्रोविंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का उत्तर आप निश्चित रूप से बताएंगे भी, 100% बताएंगे क्योंकि कई बार आपने ये चीज़ पढ़ी है, मैंने आपको बताया है। 1937 से 1950 के बीच में उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी। यूनाइटेड प्रोविंस कहिएगा या संयुक्त प्रांत कहिएगा या अवध प्रांत कहिएगा। 1937 में इसका नाम था। 1950 याद रखिएगा 24 जनवरी सन 1950 को जो है आपका उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र में शामिल होता है। ठीक है, और इसी तिथि को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ता है। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को जो है आपका उत्तर प्रदेश दिवस मनाया भी जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि किस तिथि को पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था, किस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार मनाया गया था। कमेंट सेक्शन में आपसे प्रश्न अपेक्षित होगा, प्रश्न का उत्तर अपेक्षित होगा। प्रश्न संख्या 7 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे एग्जाम में देखने के लिए, है ना। 4 शहरों का नाम दिया गया है। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है? ए आगरा, बी आपका वाराणसी है, सी लखनऊ है या फिर डी कानपुर है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा कैलाश मेला, है ना। देखिए कैलाश मेला शिव के सम्मान में आयोजन किया जाता है। इसमें बहुत लोग जो है डाइवर्ट भी होंगे, वाराणसी के लिए जाएंगे, तो वाराणसी के लिए अगर आप लिखा बताते हैं तो निश्चित रूप से आप गलत होंगे। कैलाश मेले का आयोजन जो है आपका उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में किया जाता है। और कैलाश मेला ही नहीं, कैलाश मेला के अलावा मैं 3-4 मेला मैं आपको और बता दे रहा हूँ जहाँ से प्रश्न आपका हमेशा बनता है। देखिए एक तो कैलाश मेला आपका आगरा में लगेगा, इसके अलावा बटेश्वर मेला और गणगौर मेला, ये 2 मेले आपके आगरा में इनका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा
सुलह कुल उत्सव जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, और राम बारात उत्सव, यह भी आगरा में आयोजन इसका किया जाता है। तो 5 मेले आपको ध्यान देने होंगे यहाँ से ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, वाराणसी। वाराणसी की अगर बात कर लीजिए तो वाराणसी में आपका जो है नकटिया मेला है, ध्रुपद मेला है, रथ यात्रा मेला आपका है, वाराणसी में इसका आयोजन किया जाता है। चलिएगा, देखिए जो 4-5 मेले हमने बताए उसमें से गणगौर मेला और बटेश्वर मेला है, इन दो को विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि इनकी संभावना बहुतायत ज़्यादा होती है पूछे जाने की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 8 की बात कर लीजिए तो यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर, है ना। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी, ये आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नहर है। और वहीं अगर भारत की सबसे लंबी नहर की अगर बात करता तब आपका उत्तर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर हो जाता, जो कि कपूरथला से उद्गम हुई है, राजस्थान के क्षेत्र को लाभान्वित करती है। प्रदेश, देखिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में किस क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार दिया गया था, यह आपसे पूछा गया है। रसायन विज्ञान दिया गया है, साहित्य दिया है, भौतिकी दिया है और शांति दिया है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको पहले देता हूँ, फिर इसके बाद जो इस प्रश्न की व्याख्या आपकी चलेगी। देखिए चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन को रमन प्रभाव के कारण, है ना, आपका दिया गया था नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में। और यह क्षेत्र कौन सा था, भौतिकी। भौतिकी के क्षेत्र में इनको जो है दिया गया था, ठीक है। शांति के क्षेत्र में अगर बात कर लें, शांति के क्षेत्र में अब तक केवल एक महिला को भारत में मिला है और वह आपकी मदर टेरेसा है। साहित्य की अगर बात करिएगा तो साहित्य के लिए साहित्य के लिए 1913 में आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, है ना। केमिकल, रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में क्या किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यदि दिया गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 10 की अगर बात कर लीजिएगा, दिया गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं, इन प्रश्नों को जरूर कलेक्ट करिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे इनसे मुलाकात होगी ना। दिया गया है विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है ना। विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। 4 किताब यहाँ पे दिया गया है, चारों की चारों विक्रम सेठ के द्वारा लिखित हैं। उस पुस्तक का नाम आपको बताना है जिसमें एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह किया गया है। देखिए मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, आपका इसका उत्तर दीजिएगा। देखिए ऑप्शन है आपका बिस्टली टेल्स है, एंड इक्वल म्यूजिक है, द रिवार्ड अर्थ है और समर रेक्विम है ना। पूछा गया है कि कौन सी किताब में 10 नीति के कथाओं का संग्रह किया गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और ये आपका हो जाएगा बिस्टली टेल्स, है ना। बिस्टली टेल्स, देखिए रेयर क्वेश्चन है, जल्दी आते नहीं है, लेकिन यकीन मानिए अगर पेपर में आ गए ना तो निश्चित रूप से जो है ये मेरिट को डिमेरिट करेंगे, है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं 11वां की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है ना। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। सुंडा जल संधि, मलक्का जल संधि, पाक जल संधि, मैगेलन जल संधि। अब इस प्रश्न को अगर मैं सीधे सीधे पूछ लिया होता आपसे कि कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है तो 100% लोग इस प्रश्न का उत्तर सही देने वाले थे, लेकिन प्रश्न को मैंने थोड़ा घुमा दिया, अब हो जाएंगे आप कंफ्यूज, है ना। पूछा गया है कौन सी जल संधि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, तो आप कहेंगे मलक्का हो सकता है, सुंडा हो सकता है, मैगेलन हो सकता है, लेकिन सही उत्तर आप बताएंगे नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है ऑप्शन सी, है ना, पाक जल संधि। यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होगा पाक जल संधि होगा। यही जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है और यही जो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। जब मैंने ऑफलाइन क्लासेस में मैंने पढ़ाया है तो ये दोनों बातों को मैं जिक्र करता हूँ, क्योंकि कभी कभी आपसे ऐसे पूछ देता है कि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो वहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये सबको मालूम है कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो आप पाक जल संधि बता देते हैं, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ भी आप तैयार रहिएगा, है ना।
प्रश्न संख्या यहाँ पे 12वें की बात करिए तो यहाँ पे दिया गया उम्मेद भवन पैलेस है ना। उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर जैसलमेर, है ना। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पे है? राजस्थान के किस जिले में है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर का होगा ऑप्शन ए जोधपुर में। और जोधपुर में ही जो है एक खान आपकी पाई जाती है, सॉरी जोधपुर में नहीं है, जोधपुर में ही जो है आपका सेंट्रल एरिड जोन है ना, केंद्रीय शुष्क मरुभूमि अनुसंधान संस्थान भी आपका जोधपुर में है। तो उम्मेद भवन पैलेस को जोड़ लीजिएगा सेंट्रल एरिड जोन से, दोनों क्वेश्चन के उत्तर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 13वां की बात करिएगा, 13वें की, तो यहाँ दिया है लावड़ी। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कला संस्कृति से भी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश दिया है, महाराष्ट्र दिया है, राजस्थान है और गुजरात है। यदि आप यूपी एग्जाम दे रहे हैं और अगर इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो 90% लोगों की थिंकिंग होती है कि यह लोक नृत्य यूपी का ही होगा, है ना। 90% लोग ये सोचते हैं कि यह लोक नृत्य यूपी का ही है, और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि आप लोग यही सोच रहे हैं, है ना। लावड़ी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? अगर आप यूपी सोच रहे हैं तो आप गलत होंगे। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, यहाँ पे महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होने जा रहा है ना। महाराष्ट्र, इसको लगा दीजिएगा। लावड़ी के अलावा रंगोली लोक कला याद रखिएगा, तमाशा याद रखिएगा, ये सब महाराष्ट्र रिलेटेड है। यूपी की अगर बात कर लीजिए आप, तो उत्तर प्रदेश से एक तो कथक याद रखिए, है ना। कथक और नौटंकी, ये दो कलाएं हैं उत्तर प्रदेश में जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। चलिएगा प्रश्न संख्या 14 की बात कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 14 की बात करिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त नरब लिख टाइप हो गया है? ये अरब होगा ना। संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात में शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। दुबई है, शारजाह है, अबू धाबी है, मस्कट है ना। कौन यूएई में शामिल नहीं है? देखिए क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, शारजाह में क्रिकेट होता है, वह आपका यूएई में ही है। दुबई, यूएई की राजधानी ही दुबई है, वो आपका शामिल होगा ही होगा। सॉरी, दुबई राजधानी नहीं है, अबू धाबी, यूएई की राजधानी अबू धाबी आपकी, है ना। इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन अमीरात में शामिल नहीं है? मस्कट। मस्कट यूएई में नहीं पड़ता है, बल्कि यह ओमान की राजधानी है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट होगा। प्रश्न संख्या 15 की बात कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? देखिए पश्चिमी एशिया का देश और मध्य एशिया का देश, ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगे आप लोग के लिए, स्पेशली फॉर कैपिटल, राजधानी के लिए। जितने भी 5 देश तो आपके मध्य एशिया में और लगभग 10 से 12 देश पश्चिमी एशिया में, इनकी राजधानी आप रट जाइए, निश्चित रूप से आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे भी जो प्रश्न है आपका पश्चिमी एशिया के देश से ही है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? अंकारा दिया है, दोहा दिया है, मनामा दिया है और बेरूत दिया है। इस प्रश्न का मैं सही उत्तर देता हूँ, फिर उसके बाद जो इसका एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ऑप्शन सी, बहरीन की राजधानी क्या है? आप बताएंगे मनामा है। अगर पूछा जाए अंकारा कहाँ की राजधानी है, तो अंकारा जो राजधानी होगी वो है तुर्की की। दोहा, दोहा कहाँ की राजधानी है? आप कहेंगे कतर की। और बेरूत कहाँ की है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत है ना। तो पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, यह 3 क्षेत्र आपके ऐसे हैं जहाँ से राजधानी अपरंपार पूछी जाती है, भरपूर मात्रा में पूछ ली जाती है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 की बात कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह किस शहर से हुआ था? 1857 का विद्रोह किस शहर से हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। झांसी है, हैदराबाद है, मेरठ है या फिर दिल्ली है। स्वतंत्रता संग्राम 57 का विद्रोह किस शहर से हुआ था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे होने जा रहा है मेरठ, है ना। मेरठ से जो है इसकी स्टार्टिंग हो रही थी 10 मई सन 1857 को, लेकिन समय से पहले ये बैरकपुर वेस्ट बंगाल से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी ना। झांसी में नेतृत्व करने वाले कौन थे? आप कहिएगा रानी लक्ष्मीबाई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर आपके थे। बाकी आगे आप लोग परिचित है ना। देखिए प्रश्न संख्या 7 की बात कर लीजिए। 7 की अगर बात करेंगे तो दिया गया निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर है ना। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर हैं? सुषमा स्वराज है, मीरा कुमार है, प्रतिभा पाटिल है या फिर सुमित्रा महाजन है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा, पहली लोकसभा अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, और ये जो सही उत्तर आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मीरा कुमार जो है पहली लोकसभा महिला स्पीकर थी, पहले याद रखिएगा। और अगर आपसे दूसरा पूछ दे तो दूसरे में आपका सुमित्रा महाजन आपका यहाँ पे उत्तर राइट होने जा रहा है ना।
प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, इनको आपको ध्यान देना होगा। आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए, है ना, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि मैंने पिछले कई पेपरों में देखा है ये प्रश्न आपका आया हुआ है। पूछा गया है दैनिक भास्कर, देखिए निम्नलिखित में से कौन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। दैनिक भास्कर है, उदयन मार्तंड है, न्यू इंडिया है या फिर मराठा है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 1826 याद रखिएगा ना। पहले तो मैं इसका उत्तर बता दूं, उदयन मार्तंड इसका सही उत्तर होगा और इसका प्रकाशन 1826 में कानपुर से होता था और इसके जो संपादक पूछे जाते हैं वो जुगल किशोर है। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र आपका उदयन मार्तंड हो जाएगा। अगर अंग्रेजी भाषा का अगर आपसे पूछा जाए तो द बंगाल गजट बताइएगा, 1780 जेम्स अगस्टस सिक्की इसके जो है संपादक थे, है ना। मराठा एक क्रांतिकारी पत्रिका, अंग्रेजी में इसका प्रकाशन होता था, इसके प्रकाशक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक आपके थे। न्यू इंडिया का संबंध जो है महात्मा गांधी से है। आज के सेशन का जो अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। अंतरिम सरकार में भारत के पहले रक्षा मंत्री आपसे पूछे गए हैं। कैलाश नाथ काटजू हैं, वीके मेनन है, आसफ अली हैं और बलदेव सिंह है ना। स्वतंत्र भारत में जो पहली सरकार गठित हुई थी तो उस समय कौन रक्षा मंत्री थे ये आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, जिसके पास बल होगा वो आपकी रक्षा करेगा। और बलदेव, यहाँ पे बल किसमें आपको दिखाई दे रहा है, किसके नाम में, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट है। बलदेव सिंह आपके भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, इसको आपको ध्यान देना होगा। आसफ अली की बात करिए, ये भारत के पहले रेल मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर, बाकी आप परिचित हैं, है ना। चलिएगा आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 20वां प्रश्न, अंतिम क्वेश्चन आपके लिए होगा। दिया गया है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे पर स्थित है ना। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेचू ऑफ यूनिटी है, यह किस नदी के किनारे पर स्थित है। साबरमती, ताप्ती, नर्मदा या फिर माही। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, पहले चीज मैं आपको बता दूं, स्टेचू ऑफ यूनिटी संबंधित किससे है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित मूर्ति है। इनकी मूर्ति है और 182 फीट 182 मीटर जो है यह आपकी ऊंचाई है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति है, कहाँ पर है, तो गुजरात में है। गुजरात में नर्मदा जिले में और नर्मदा नदी के किनारे पर यह स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वह तो आपका नर्मदा हो जाएगा। अब स्टेचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार आपसे पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में स्टेचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार जो है उनका नाम जो है आप मुझे बताएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि यह मूर्ति किस तिथि को राष्ट्र को समर्पित की गई थी, ये भी आपको बताना है ना। तो ये रहा आज का सेशन, जो कि स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। दोस्तों प्रश्नों का लेवल कैसा रहा, प्रश्नों आपको कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके।